आप चाहे जैसे भी देखें, वह साम्राज्य का एक साधारण नागरिक मात्र है। वह 27 वर्षीय एकल पिता है जो एक पहाड़ी गांव में अपनी बेटी के साथ रहता है और लकड़ी इकट्ठा करके और शिकार करके अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करता है। लिलिथ ने जल्दी से अपनी परिस्थितियां बताईं, लेकिन शूरवीर की निगाहें उसके पिता पर टिकी हुई थीं। अचानक काले बालों वाले योद्धा ने लिलिथ को अपने एक साथी के हवाले कर दिया। फिर वह लिलिथ के पिता की ओर बढ़ा, जिससे लड़की डर के मारे चीख पड़ी। मत करो, कृपया मेरे पिताजी को कुछ मत करो। जैसे ही वह पास आया, काले बालों वाले योद्धा ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये बातें सच नहीं हैं। जेम्स ने छड़ी को तेज तलवार की तरह पकड़े हुए उसके सामने खड़े होकर ठंडे लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मेरी बेटी को जाने दो। ये सुनकर योद्धा ने गंभीरता से उत्तर दिया, इनोक रुबेनस्टीन, सम्राट आपसे तुरंत सेना में वापस आने और अपने कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करते हैं। लिलिथ स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, फिर भी समझाने की कोशिश करती रही। अरे नहीं, मैंने तुमसे कहा था, मेरे पिताजी का नाम इनोक कुछ नहीं है। लेकिन उसके चीखने के बावजूद काले बालों वाला योद्धा बोलता रहा, जिससे जेम्स जमसा गया। 7 साल बीत चुके हैं। क्या अब इसे रोकने का समय नहीं आ गया है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सैन्य कानून के अनुसार भगोड़ों को तुरंत मौत की सजा दी जाती है। जब तक उनके ठिकाने की पुष्टि नहीं हो जाती, उन्हें भगोड़ा माना जाता है और प्रथम श्रेणी के अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि बुद्धिमान सम्राट ने आपके पिछले योगदानों और क्षमताओं का सम्मान किया है। सैन्य कानून का उल्लंघन करने के बावजूद आपके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया है। आपकी उपाधि और संपत्ति भी जब्त नहीं की गई है। लिलिथ शूरवीर की बातें स्तब्ध होकर सुन रही थी। 1 मिनट रुको, वह ऐसी बातें क्यों कह रहा है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं? उसके मन में उठ रही उलझन के साथ साथ आवाज जारी रही। अब तक तुम्हारे सभी गैरकानूनी कामों को नजरअंदाज किया गया है और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हारे लौटने का समय आ गया है। सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करना मृत्यु को दावत देना है। मैं एक बार फिर सम्राट के शब्दों को दोहराऊंगा। लिलिथ के पिता के सामने खड़े होकर शूरवीर की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई, जिसमें हल्का बैंगनी रंग झलक रहा था। उन्होंने जोर देकर कहा, इनोक रुबेनस्टीन, बल में वापस लौट आओ और आज से अपने कर्तव्यों का पालन करो। कुछ पल चुपचाप सुनने के बाद जेम्स के उदासीन चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। हे, सम्राट के शब्द अब भी उतने ही अलंकारिक हैं। पहले भी थे और अब भी हैं। उसके पिता के शब्दों ने लिलिथ को लगभग डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या? किसके शब्द? सम्राट के। हे भगवान, कुलीन वर्ग का उपहास और शाही परिवार का अपमान। पिताजी, आपने हद ही कर दी, अपनी बेटी की चिंताओं को न समझकर। जेम्स ने आगे कहा, क्या अब सम्राट को और अधिक गंभीर होने का समय नहीं आ गया है? सच में, वो बस अपने कुत्ते के लौटने के लिए पिंजरे को खाली रखना चाहता है ना? ये ठीक नहीं है। लिलिथ ने सोचा कि उसे अपने पिता को रोकना चाहिए और हालात बिगड़ने से पहले भाग जाना चाहिए। उसने तुरंत उसे पकड़े हुए शूरवीर का हाथ काट लिया। दर्द से कराहते हुए शूरवीर ने अनजाने में उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। अपने पिता की निगाहों के सामने लिलिथ जल्दी से उनकी ओर दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ दूर जा पाती, एक और हाथ ने उसे पकड़ लिया। जेम्स गुस्से से चिल्लाया, अरे, उसे छोड़ दो। लिलिथ ने उसे शांत करने की कोशिश की और साथ ही उसे याद दिलाया, अरे रुकिए पिताजी, कृपया चुप रहिए। फिर वह मुड़ी और शूरवीर से अजीब तरह से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए महोदय, मुझे क्षमा करें, मुझे वास्तव में बहुत खेद है। कृपया मेरे पिता की जान बख्श दीजिए। लिलिथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उदास मन से सोचा, ये इनोक नाम का आदमी मुझसे इतना मिलता जुलता क्यों है? वह सिसकते हुए शूरवीर से विनती करने लगी, और सच कहूं तो मुझे इनोक के बारे में कुछ पता है। मैं सब कुछ जांच करूंगी, मुझे यकीन है कि वो कहीं छिपा हुआ है। मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद भी करूंगी, इसलिए कृपया मेरे पिताजी की जान बख्श दीजिए, बस एक बार। मैं आपके साथ चलूंगी, मैं चलूंगी, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ। इस क्षण मानो किसी बात का आभास होते हुए शूरवीर के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने लिलिथ को गोद में उठाया और तेजी से मुड़कर उसके पिता जेम्स की ओर देखा। सहज ही लिलिथ भी स्तब्ध होकर अपने पिता की ओर देखने लगी।
लेकिन पहले से कहीं अधिक आश्चर्यचकित होकर उसके शरीर से लगातार एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी। लिलिथ ने स्तब्ध होकर खुद से पूछा, यह क्या है? अपने पिता के रूप में धीरे धीरे बदलाव देखकर उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। प्रकाश ने उसके शरीर को घेर लिया और उसके गहरे भूरे बाल धीरे धीरे चांदी जैसे सफ़ेद हो गए। पलक झपकते ही वह चांदी जैसे सफ़ेद बालों और गहरी नीली आंखों वाले एक बेहद खूबसूरत आदमी में बदल गया। ये दृश्य देखकर लिलिथ का दिल मानो धड़कना बंद हो गया। ये वही शूरवीर था जो आदेशों का पालन कर रहा था। ये व्यक्ति केवल काले बालों वाले योद्धा के आदेश पर ही गंभीरता से अपने कर्तव्यों का पालन करता था। इससे पहले कि लिलिथ कुछ प्रतिक्रिया कर पाती या सोच पाती, उसके सामने एक अपार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस तीव्र शक्ति और तलवार के वारों ने काले बालों वाले योद्धा को आसानी से पीछे धकेल दिया। एनोक रूबेनस्टीन की ठंडी आवाज गूंजी, अवज्ञा करोगे तो मर जाओगे। उसे यह मजाक लग रहा होगा, और तुम मुझे कैसे वश में करोगे? बोलते हुए एनोक ने अपने हाथ में पुराने हथियार को लहराया, जिससे तलवार की धारें बन गईं। काले लबादे वाले योद्धा के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एनोक रूबेनस्टीन दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? उसकी प्रचंड शक्ति और शक्तिशाली घातक इरादे ने काले लबादे वाले योद्धा को दांत पीसकर सहन करने पर मजबूर कर दिया। उसके चेहरे पर तलवार की पिछली ऊर्जा से एक छोटा सा घाव भी हो गया था। इस नाजुक मोड़ पर लिलिथ को थामे हुए योद्धा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और धमकी दी, वहीं रुक जाओ एनोक रूबेनस्टीन। शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करो और हमारे साथ चलो, तब तुम्हारी बेटी की जान बच जाएगी। ये देखकर एनोक घबराकर हमला रोक दिया। उसने अपनी बेटी को पुकारा, फिर घृणा से शूरवीरों की ओर देखा। तुम मेरी बच्ची का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रहे हो। पवित्र योद्धा सचमुच हास्यास्पद हैं। ये सुनकर काले बालों वाला योद्धा धीरे से झुककर अपनी तलवार उठाने लगा और बोला, हम तो बस सम्राट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। महाराज ने आदेश दिया है कि एनोक रूबेनस्टीन को हर हाल में वापस लाया जाए। उस परिचित नाम को दोबारा सुनकर एनोक ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। मैंने वह नाम त्याग दिया है और मेरा शाही परिवार के अधीन रहने का कोई इरादा नहीं है। ये बात अपने स्वामी को बता देना। काले बालों वाले योद्धा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गुर्राया, मैं तुम्हें कोई विकल्प नहीं दे रहा हूँ। यह एक आदेश है। उसकी तेज तलवार एनोक की गर्दन के करीब पहुंच गई। एनोक के हृदय में उमड़ता क्रोध और हताशा भड़क उठी और विस्फोट हो गया। उसकी भुजा में ऊर्जा का प्रवाह हुआ। हालांकि पीछे से आए शूरवीर के खतरे ने सब कुछ रोक दिया। अगर तुम अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अभी रुक जाओ। अराजक स्थिति और दमनकारी माहौल ने लिलिथ को क्रोधित कर दिया। वह चिल्लाई, ठीक है, रुको, 1 मिनट रुकिए। संक्षेप में कहें तो मेरे पिता, जिन्हें मैं एक महत्वहीन पात्र समझता था, वास्तव में छिपे हुए मुख्य पात्र एनोक रूबेनस्टीन हैं। तो फिर मैं भी उनकी कहानी का हिस्सा हूँ। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल कहानी के अनुसार उसने राजपरिवार के कारण अपनी बेटी को खो दिया था और फिर उनसे बदला लेने की योजना बनाई, और इस दुनिया में वो उसी बेटी की देखभाल कर रहा है। क्या ये सच है? अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। चूंकि लिलिथ को पहले से ही साजिश का पता था, इसलिए उसके पास केवल एक ही विकल्प था। सबकी संदेह भरी निगाहों के बीच उसने अचानक ऊपर देखा, मुस्कुराई और ताली बजाई। बेशक अगर यह सम्राट का आदेश है तो हमें इसका पालन करना चाहिए। पापा आज शूरवीरों के पास लौट रहे हैं, है ना? उसके अचानक बदले हुए रवैये ने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। बाद में घर में लिलिथ जमीन पर लेटकर खूब रोई। मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ, मैं बिल्कुल उसकी तरह दिखती हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? एनोक अपनी बेटी के सामने थके हुए बैठे और माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए मेरी प्यारी राजकुमारी, मुझे सचमुच बहुत खेद है। 10 मुंह होने पर भी मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन मेरी बेटी। वह रुका, फिर अचानक गर्व भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम किसकी तरह इतनी होशियार हो?
तुमने उस स्थिति में इतनी जल्दी सोच ली। मेरी राजकुमारी की बदौलत हमें कुछ समय मिल गया है। वे कितने मूर्ख हैं। क्या उन्हें सच में लगा था कि बंधक को रिहा करने के बाद मैं वापस लौट जाऊंगा? जब तक मेरी राजकुमारी सुरक्षित है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अब जल्दी करो और हमारा सामान पैक करो, चलो भागते हैं, उसने सामान पैक करते हुए खुशी से कहा, जबकि लिलिथ चुप रही। मन ही मन सोच रही थी, रुको, क्या सच में ऐसा हो रहा है? चाहे जैसे भी देखो, वह तो एक मूर्ख ग्रामीण से ज्यादा कुछ नहीं लगता। शायद वह सिर्फ इसलिए डरावना दिख रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। ये सोचकर लिलिथ ने कहा कि वह अपने पिता से बात करना चाहती है। उसने गंभीरता से कहा, भागो मत, चलो साथ मिलकर साम्राज्य लौट चलें। पिताजी, कृपया शूरवीरों के पास लौट आइए। इस सुझाव से एनोक अचंभित रह गया। अपने पिता की ओर सीधे देखते हुए लिलिथ ने आगे कहा, मैं गौरव के साथ जीना चाहती हूँ। मैं आपके साथ राजधानी जाना चाहती हूँ। मैं क्षमता प्रशिक्षण अकादमी में दाखिला लूंगी और अपनी क्षमता उपयोगकर्ता का प्रतीक चिन्ह प्राप्त करूंगी। आखिर मैं भी तो एक क्षमता उपयोगकर्ता हूँ। अपनी बेटी के स्पष्ट शब्दों से एनोक पूरी तरह से चौंक गया। उसने गंभीरता से पूछा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें अकादमी और इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? लिलिथ हकलाते हुए बोली कि पड़ोसी ने उसे बताया था। लेकिन एनोक चौंक गया। पड़ोसी को इन बातों के बारे में कैसे पता होगा? और वह एक बच्ची को क्यों बताएगा? तुम्हें ये सब बताते समय वह क्या सोच रहा था? हालांकि उसके मन में अभी भी कई सवाल और उलझनें थीं, एनोक का चेहरा नर्म पड़ गया। उन्होंने चुपचाप अपनी बेटी को ध्यान से देखा, फिर अपने दोनों हाथ उसके नन्हे कंधों पर रख दिए। लिलिथ, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सच तो यह है कि मुझे हमेशा से पता था कि ये दिन आएगा। बाहर के उन खूंखार लोगों को हमें ढूंढने आना ही था। हालांकि मुझे ये बात काफी समय से पता थी, फिर भी मैंने 7 साल पहले भाग जाने का फैसला किया। क्योंकि मैं सचमुच नहीं चाहती थी कि तुम एक शक्ति का इस्तेमाल करने वाले के रूप में बड़े हो। किसी विशेष क्षमता का उपयोग करने वाले व्यक्ति या किसी कुलीन व्यक्ति का जीवन देखने में बेहद आकर्षक लग सकता है, लेकिन बाहरी लोगों को जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं है। पवेलियन साम्राज्य में विशेष क्षमता का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को शाही कुलीनों की तरह माना जाता है। उनकी पदवी और विशेषज्ञता के आधार पर उन्हें उपाधियां प्रदान की जाती हैं। वे विशाल भूमि और अनगिनत सोने के सिक्कों के मालिक होते हैं और उन्हें आज्ञापालन और अनुपालन का आदेश देने का अधिकार होता है। लेकिन इन शानदार विशेषाधिकारों के साथ हमेशा कुछ अटल दायित्व भी जुड़े होते हैं। उन्हें साम्राज्य की तलवार, ढाल और राजदंड बनना होगा। शाही अभिजात संघ के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। एक ऐसे देश में जहां हर दिन राक्षसों का सफाया और शिकार होता है, वहां कुलीन संघ लगातार युद्ध के मैदान में तैनात रहता है, मानो सम्मानित युद्ध दासों से कम नहीं। क्षमता का उपयोग करने वाले लोग कुलीन और योद्धा दोनों हैं। सैनिक और जादूगर लगभग अपना पूरा जीवन युद्ध के मैदान में बिताते हैं, और युद्ध का मैदान बहुत ही डरावनी जगह है। मेरी बेटी, जिस दोस्त से मैं कल ही मिली थी, उसकी मृत्यु हो गई और उसी दिन उसे वापस जिंदा कर दिया गया। जब मैंने उसे अपने हाथों से दफनाया, तो मैं सोचने लगी, कल कौन मरेगा और मैं कब तक जिंदा रहूंगी। लिलिथ, मैं सचमुच डरी हुई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी जहाँ तुम्हें हर दिन मौत का सामना करना पड़े। जीवन और मृत्यु इतनी आम बात हो गई है कि हम इसके प्रति उदासीन हो गए हैं। लिलिथ, 7 साल पहले जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुम नवजात थी, वही दिन था जब तुम मेरी पूरी दुनिया बन गई। इस ठंडे जीवन में एक गर्म धूप की किरण। मैं तुम्हें खोने के विचार को सहन नहीं कर सकता। अपनी नन्ही बेटी को कसकर गले लगाते हुए उनकी आवाज सिसकियों से भर उठी। लिलिथ ने अपने बेचारे पिता की पीठ पर धीरे से थपथपाया। उसने मन ही मन कहा, पिताजी, मैं आपको सबसे बेहतर समझती हूँ और मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम वापस नहीं गए तो ये देश तबाह हो जाएगा।
जी हाँ, एनोक रुबेनस्टीन इस गांव में बिल्कुल नहीं रह सकता था। असल में वह अपनी बेटी का बदला लेने के लिए शूरवीरों के पास लौट आया था। कहानी के मुख्य पात्र चेशाया ने शूरवीरों के बीच से 9 अरब की रकम हड़पने और इस देश में विद्रोह शुरू करने की योजना बनाई थी, क्योंकि लगभग 10 साल बाद सभी आम लोग मर जाएंगे। घटित घटनाओं को याद करते हुए लिलिथ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राजपरिवार ने उन लोगों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था जिनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, सचमुच उन लोगों का नरसंहार जिनके पास जादू नहीं था। इसे रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका पिता था, लेकिन अगर वह अभी उसके साथ यहाँ से भाग जाती तो वह मुख्य पात्र चेशाया को गोद नहीं लेता और जाहिर है वो राजपरिवार के खिलाफ विद्रोह शुरू नहीं कर पाता, और फिर सब कुछ बिखर जाएगा और निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे। हाँ, क्योंकि वह सब कुछ जानती थी, लिलिथ हमेशा ऐसे नहीं जी सकती थी। वह छिपकर इस देश को ढाहते हुए अनगिनत छोटे छोटे जीवन को दुख में डूबते हुए नहीं देख सकती थी। छोटी बच्ची ने मन बना लिया और अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, क्या आप चाहते हैं कि मैं भागती फिरती जिंदगी जीऊं? एनोक ने परेशान होकर कमजोरी से सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ सादा जीवन जीना चाहती हो, सिर्फ हम दोनों। लिलिथ ने मुंह बनाया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। खैर, मैंने अपना मन बदल लिया है। उसके रवैये ने एनोक को उलझन में डाल दिया और उसे पूछना पड़ा, तुम्हारा मतलब क्या है? छोटी बच्ची ने अपनी प्यारी आंखें चौड़ी करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, क्षमता का उपयोग करने वाले लोग कुलीन होते हैं, है ना? और मैं आपकी बेटी हूँ, तो मैं सबसे शक्तिशाली कुलीन हूँ, है ना? मैं हर दिन मैकरोन खा सकती हूँ, कपड़े और रिबन पहन सकती हूँ, है ना? लिलिथ ने अपने प्यारे, चंचल आकर्षण और आशा से भरी चमकती आंखों से अपने पिता को मना लिया। अगर सब कुछ मूल कहानी के अनुसार हुआ, तो उसने सोचा कि उसे अपने पिछले जीवन की यादों का उपयोग विकास को गति देने और नायक चेशाया से जल्द मिलने के लिए करना चाहिए। उसे विद्रोह की सफलता सुनिश्चित करनी थी। लिलिथ ने अपने पिता से कहा, मैं एक कुलीन परिवार में रहना चाहती हूँ। मैं एक सच्ची राजकुमारी बनना चाहती हूँ। हम वापस चले जाएंगे और तुम्हें अब इतनी मेहनत से लकड़ी काटकर बाजार में नहीं बेचनी पड़ेगी, और मुझे पूरे दिन तुम्हारे घर आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मुझे कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। एनोक ने पलटकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम धोती हो। अचानक लिलिथ खड़ी हो गई। छोटी बच्ची ने देखा कि उसका मासूम बनने का नाटक ज्यादा असरदार नहीं था, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उसने मन ही मन अपने पिता से क्षमा मांगी। दरअसल वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर कोई और चारा नहीं था। लिलिथ गुस्से से चिल्लाई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अपनी बेटी के गुस्से को देखकर एनोक स्तब्ध रह गया। आप मुझे एक शक्ति संपन्न व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं जीने देना चाहते थे? अगर मैं एक शक्ति संपन्न व्यक्ति के रूप में, एक कुलीन के रूप में जीना चाहूं तो क्या होगा? आपने मेरी राय तक नहीं पूछी और खुद ही फैसला कर लिया। ये कहते हुए छोटी बच्ची रोने लगी। स्वाभाविक रूप से एनोक अब चिंतित होकर जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। ओह मेरी राजकुमारी, लेकिन लिलिथ ने दृढ़ता से उसके आलिंगन से खुद को बचा लिया। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ तुम ही मुझे इस नाम से पुकारो। मैं सचमुच राजकुमारी बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। ये शब्द सुनकर एनोक की आंखें जैसे बिजली का झटका लगने से चौड़ी हो गईं। वह घबराकर बोला, तुमने अभी क्या कहा? लिलिथ ने बाहर की विशाल दुनिया की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जेम्स की बेटी नहीं हूँ। मैं ड्यूक एनोक की बेटी बनूंगी। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं वहां मौजूद अपने चाचाओं से मुझे ले जाने के लिए कहूंगी। उसके कठोर शब्दों ने एनोक को पूरी तरह से अवाक कर दिया। अंततः अपनी बेटी के लिए असीम प्रेम और हृदय पीड़ा के आगे झुकते हुए उसे समझौता करना पड़ा और हार माननी पड़ी। ठीक है, गाड़ी में बैठी अपने घर को देखते हुए लिलिथ ने धीरे से आह भरी। मेरा प्यारा घर, बचपन की यादों से भरा हुआ।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह जाना पड़ेगा। अब वह इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि उसका साधारण ग्रामीण जीवन सचमुच समाप्त हो गया था, मानो एक पूर्ण विराम लग गया हो। अब आगे का रास्ता दूर के भविष्य का था। अब लिलिथ के सामने एक क्रूर दुनिया थी। गांव की सड़क पर गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। नन्ही लिलिथ अपने पिता की मजबूत बांह से टेक लगाकर सो गई। अचानक गाड़ी तेजी से रुक गई, जिससे वह आगे की ओर गिर पड़ी, लेकिन सौभाग्य से इनोक ने उसे समय रहते पकड़ लिया। लिलिथ, क्या तुम ठीक हो? छोटी बच्ची ने सिर हिलाकर कहा कि वह ठीक है। फिर उसने उत्सुकता से खिड़की से बाहर देखा। पिताजी, यह क्या है? उसी क्षण काले बालों वाले योद्धा ने अपने घोड़े की लगाम खींची और खिड़की के पास आ गया। उसने एक पल रुककर देखा और फिर कहा, ये तो वेयरवुल्फ हैं। इनोक ने हैरानी से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वेयरवुल्फ विशालकाय भालुओं जैसे भारी शरीर वाले खूंखार राक्षसों का झुंड। काले बालों वाला योद्धा घोड़े से उतरा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि वह जानता था कि उनका निवास स्थान पास ही है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे गांव तक आएंगे। उसने लिलिथ और उसके पिता को गाड़ी में ही रुकने को कहा और बताया कि वो उनसे निपटकर वापस आ जाएगा। इस खतरनाक स्थिति में इनोक ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपनी बेटी को हिदायत दी, यहीं रुको और हिलना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। बिल्कुल भी अपना सिर बाहर मत निकालना। रुको पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? इसी बीच इनोक काले बालों वाले योद्धा के पास गया, तलवार उठाए और बोला, रथ की रक्षा करो। अगर मेरी बेटी को एक खरोंच भी आई तो तुम सब मर जाओगे। स्तब्ध योद्धा सोचने लगा कि क्या इनोक खुद उनसे लड़ना चाहता है। जाहिर है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तलवार पकड़े हुए इनोक आगे बढ़ा और गुस्से भरे स्वर में बुदबुदाया, तुम मुझसे कब तक इंतजार करने की उम्मीद करते हो, जब तक तुम एक एक करके हर वेयरवुल्फ से निपटते हो? इतना कहकर इनोक अकेले ही विशाल वेयरवुल्फों के झुंड के सामने खड़ा हो गया। उनकी भयंकर आदिम आभा ने उसे सीधे टक्कर मारी, लेकिन इनोक जरा भी नहीं डरा। इस अत्यधिक खतरनाक स्थिति को देखकर गाड़ी में बैठी छोटी लिलिथ चिल्लाई, पिताजी, ये खतरनाक है। महोदय, आप बस खड़े होकर क्यों देख रहे हैं? मेरे पिताजी की मदद कीजिए। छोटी बच्ची की चिंतित शक्ल के विपरीत काले बालों वाला योद्धा अत्यंत शांत रहा और बोला कि इनोक इसे स्वयं संभाल लेगा। लिलिथ इन शब्दों के महत्व को समझ नहीं पाई। उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पिता पहले ही युद्ध की मुद्रा में आ चुके थे। उनके हाथ जादुई ऊर्जा से भरे हुए थे, जो तलवार के साथ साथ फैल रही थी, और वे उसे वेयरवुल्फ राक्षसों पर चला रहे थे। इनोक के सामने खड़े शक्तिशाली खूंखार वेयरवुल्फ खरगोशों से कम नहीं थे, जिन्हें आसानी से मार गिराया जा सकता था। चारों ओर खून बिखरा हुआ था। वेयरवुल्फ से इनोक को जरा भी खतरा या दबाव नहीं था। ये क्या था? दुनिया के सबसे ताकतवर की शक्ति। कहानी को पढ़ने और उसे हकीकत में देखने के बीच का अंतर वाकई बहुत बड़ा था। एक कुलीन परिवार जो केवल उच्च कोटि की क्षमताओं वाले योद्धाओं को जन्म देता था, अभिजात वर्ग की नींव, साम्राज्य का इकलौता तलवारबाज, युद्ध के मैदान का महारथी, अजेय योद्धा। उस असाधारण जीवन का वर्णन लगभग 5000 बार किया गया था। मुख्य पुरुष पात्र की असली ताकत। छोटी बच्ची अभी भी अपने पिता की ताकत देखकर अचंभित थी। तभी दोनों आदमी इस बात पर बहस करने लगे कि उसे गाड़ी की रखवाली करने के लिए क्यों कहा गया था, जबकि वह बस खड़ा होकर देखता रहा। लिलिथ सोच रही थी कि क्या ये पद में बढ़ोतरी कुछ ज्यादा ही तो नहीं हो गई। पलक झपकते ही वह सबसे शक्तिशाली की बेटी बन गई। वे नौमफाशा के मंदिर की ओर चल पड़े, जहां से वे राजधानी पहुंचने के लिए मंदिर के उस द्वार का उपयोग करने आए थे, जो बड़े शहरों में पाया जाता था। चूंकि आम लोगों को साधारण कपड़ों में राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लिलिथ ने एक और पोशाक पहन ली, एक सुंदर मुलायम पोशाक जो उसे बहुत पसंद थी। ये वह बदलाव था जो रातों रात उपाधि में उन्नयन के साथ आया था। समूह के शूरवीरों ने अपने सामने खड़ी उस सुंदर छोटी लड़की को देखा। उन्होंने उत्सुकता से उसकी उम्र और 7 साल की उम्र में इतनी छोटी होने का कारण पूछा। क्या ड्यूक एनोक ने उसे भूखा रखा था? तो क्या तुम्हें डांट पड़ती है? क्या तुम्हारे पिताजी डरावने हैं? जब वे गुस्से में होते हैं तो कैसे होते हैं? क्या तुम्हें कभी मारा गया है? उन दोनों ने अनगिनत सवाल पूछे और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों ड्यूक एनोक से बहुत डरे हुए थे।
लिलिथ ने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसे मुर्गी के नीचे ब्रोकोली छिपाने पर या जब उसके पिताजी उसे दांत साफ करने के बाद चुपके से चॉकलेट खाते हुए पकड़ लेते थे तब डांट पड़ती थी। ये सुनकर दोनों पुरुषों ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, तुम अभी छोटी हो और वह तुम्हें इतनी सख्ती से पालते हैं। बेशक वो इनोक रुबेनस्टीन हैं। क्या आपको लगा था कि वो अपने बच्चे को बिगाड़ देंगे? और दोनों तब हैरान रह गए जब लिलिथ ने कहा कि उसके पिता ने उसे कभी नहीं मारा। नहीं श्रीमान, मुझे कभी मारा पीटा या डांटा नहीं गया। लेकिन चाचा जी, क्या मेरे पिताजी सच में इतने डरावने हैं? ये पूछे जाने पर दोनों शूरवीर तुरंत नाटकीय ढंग से कांप उठे। आप ड्यूक एनोक को जानते हैं? वह नंगे हाथों से भालू को चीर सकता है। बोलते ही शूरवीर ने उस भयानक दृश्य को फिर से जीवंत कर दिया। ये शब्द सुनकर लिलिथ चौंक उठी। शूरवीर ने आगे कहा, भालू को नंगे हाथों से चीर फाड़ कर ले, वह कितना निर्दयी है। लेकिन कितना निर्दयी? वह तो पहले बहुत ही दुर्गम व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन क्या वह कमांडर के काफी करीब नहीं था? शूरवीर ने पूछा, फिर काले बालों वाले कमांडर की ओर मुड़कर देखा। सबकी निगाहों का पीछा करते हुए लिलिथ ने स्थानांतरण द्वार के सामने खड़े शूरवीर को देखा और उसी क्षण उसे उसकी याद आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे उसका चेहरा पहली बार में इतना परिचित लगा। 7 साल पहले लिलिथ के पिता के लापता होने के बाद उसने कमांडर का पद संभाला था। वह भावी विद्रोह में उसके पिता का सबसे करीबी साथी और सहयोगी होगा। जैसा कि अपेक्षित था, वह मूल कहानी का एक प्रमुख पात्र था। तो वह व्यक्ति एक्सियन था। सचमुच इतने आकर्षक चेहरे के साथ वह सहायक किरदार तो हो ही नहीं सकता था। जब लिलिथ कहानी के विवरण याद कर रही थी, तब दोनों शूरवीर आपस में बातें कर रहे थे। क्या ड्यूक एनोक अभी कमांडर को मारने ही वाला था? हाँ, अगर कुछ हुआ होता तो वह निश्चित रूप से हत्या होती। तभी उस नन्ही बच्ची के पीछे का दरवाजा खुला। उसके पिता आ गए थे। लिलिथ तुरंत खुशी और उत्साह से उनकी ओर दौड़ी, जबकि दोनों शूरवीर सीधे खड़े हो गए, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अपने पिता को शूरवीर के वेश में देखकर उनका रूप, रंग और व्यवहार उस किसान से बिल्कुल अलग था जो वे पहले थे। लिलिथ अपने पिता के इस रूप को देखकर चकित रह गई। भले ही उसने उपन्यास न पढ़ा हो, फिर भी वह उनके इस रूप को देखकर तुरंत समझ जाती कि उसके पिता ही उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। अपनी बेटी की हैरान निगाहों को देखते हुए ड्यूक भी थोड़ा झुककर उसकी नई पोशाक को देखने लगे। उन्होंने उसे गोद में उठाया और निहारते हुए आश्चर्य से कहा, परी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक देवदूत हो। यही मेरी राजकुमारी की सच्ची पहचान है। अपने पिता को फिर से बेतुकी बातें करते देख लिलिथ शर्म से लाल हो गई। पिताजी, आप फिर वही कर रहे हैं। ड्यूक ने अपनी बेटी को गले लगाया, अपना गाल उसके गाल से सटाया और रोने लगे। मेरी बेटी ऐसी दिखती है जबकि मैं हमेशा गंदे कपड़े पहने रहता हूँ। पिता और पुत्री के बीच की बातचीत को देखकर ड्यूक एनोक से पहले तो बेहद डरे हुए दोनों शूरवीर अब उसके मोहक अंदाज को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। इस बनावटीपन को और सहन न कर पाने पर एक्सियन ने ठंडे लहजे में कहा, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? और समय बर्बाद मत करो, चलो जल्दी चलते हैं। ये सुनकर ड्यूक एनोक अपनी बेटी को गोद में उठाकर उनके पीछे पीछे चलने लगे और थोड़ा मुंह फुलाते हुए बोले, मेरी प्यारी, मुझे एक चुंबन दो। वे जादुई द्वार के प्रवेश द्वार में दाखिल हुए। पल भर में बाहर निकलते ही नजारा पूरी तरह बदल गया। वे सीधे राजधानी के मंदिर में पहुंचे, जो हजारों मील दूर था। लिलिथ ने चारों ओर के सुंदर और आलीशान वातावरण को देखकर विस्मय से देखा। उसके सामने औपचारिक पोशाक पहने कई लोग मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़े। ड्यूक एनोक, आप सचमुच वापस आ गए। एनोक ने उनका धीरे से अभिवादन किया। महाराज, काफी समय हो गया है। सफेद बालों वाले उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर एनोक और उनकी बेटी के सामने सिर झुकाया। प्राइमेरा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ड्यूक एनोक को अपनी बेटी को ले जाते देख लोगों के समूह ने झिझकते हुए पूछा, ड्यूक एनोक, क्या आप सीधे घर जा रहे हैं? क्या हमें भी स्वागत समारोह आयोजित नहीं करना चाहिए? हमने आपके लौटने की खबर मिलते ही तैयारी कर ली थी। ये सुनकर एनोक रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसने कहा, शाही परिवार स्वागत समारोह आयोजित करेगा, है ना? अगर ऐसा है तो मैं आपसे वहीं मिलूंगा। आज का सफर बहुत लंबा था, इसलिए मुझे चिंता है कि मेरी बेटी थक गई होगी। राजधानी की गलियों को देखकर लिलिथ की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि यहाँ उसकी कल्पना से कहीं अधिक लोग थे।
लिलिथ ने शूरवीरों को विदाई दी, जबकि एक्सेंट बार बार ड्यूक एनोक को याद दिला रहा था कि वह सीधे घर जाए और इधर उधर न भटके। एनोक ने अधीरता से हाथ हिलाकर उसे जल्दी जाने का इशारा किया और उससे लिपट गया। वह राजधानी तक इतनी दूर आ गया था, फिर भी जिद कर रहा था। गली में टहलते हुए एनोक ने चिंता से पूछा, राजकुमारी, क्या आप सच में गाड़ी से नहीं जाना चाहती? घर तक पैदल जाने में 15 मिनट लगते हैं। क्या आपको मेरी जरूरत है कि मैं आपको गोद में उठा लूं? छोटी लड़की ने सिर हिलाया और चलती रही। अगर आप मुझे हमेशा गोद में उठाकर ले जाएंगे तो मैं चलना भूल जाऊंगी। मैं चल सकती हूँ और मैं राजधानी भी देखना चाहती हूँ। ड्यूक एनोक को अपनी बेटी की इच्छा माननी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिदायत दी, लेकिन अगर तुम्हारे पैरों में दर्द हो तो मुझे तुरंत बता देना। लिलिथ मुस्कुराए और अपने पिता को सिर हिलाकर सहमति दी, फिर आगे सड़क की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, अब मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा।